हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर विंग्स एकेडमी पर। तो आज हम लोग फिजिक्स शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पर आज चर्चा करेंगे, मापन पर। तो हम लोग इससे पहले सिलेबस में देखे थे और हम लोग आज जानेंगे कि ये जो हम लोगों का लेक्चर है ये बीपीएससी 17 जो आ रही है उसके लिए और टीआरई 4 जो आ रही है उसके लिए ये वीडियो उपयोगी होगी। तो हम लोग आज पहले चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं, मापन। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो मापन में दुनिया में जो फिजिक्स की जो शुरुआत हुई, कह सकते हैं कि मापने तोलने से ही हुई थी। जिस समय में वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी उस समय में देखा जाए तो जो मापने के लिए तराजू का प्रयोग हुआ, कह सकते हैं कि उस समय ये एक युग परिवर्तन की घटना रही होगी। इससे पहले अब आप ही सोच करके देखिए कि जब तराजू ना होगा तो आदमी वस्तु के बदले में वस्तु का व्यापार कैसे करते होंगे। कहते होंगे कि हम आपको 10 टमाटर दे रहे हैं, आप हमको जो है 10 दाना जो है मतलब 1000 दाना जो है चावल का दे दीजिए। सोचिए कि 1000 दाना गिनना कोई किसी को गिनना कितना मुश्किल पड़ता होगा, लेकिन यही तराजू के आ जाने से हम लोग किलो के भाव से उन्हें हम लोग देखते थे, तोलते थे उनको। तो तराजू का आविष्कार कोई उस समय के जो बेहतरीन इंजीनियर होंगे वही किए होंगे, अर्थात कह सकते हैं कि कोई फिजिसिस्ट होंगे वही किए होंगे। तो मापन और मापने के लिए हम लोग शुरुआत हुई होगी कि कोई किसी वस्तु को मापने से। तो इस तरह से फिजिक्स की शुरुआत हुई मापन से। लेकिन मापने तोलने की प्रक्रिया जो है, ठीक है, और मापना जरूरी आज के समय में मापन जो है यहाँ तक पहुँच गई है कि हम लोग यहाँ से बैठे बैठे तकनीकी विकास के कारण सूर्य तक की दूरी हम लोग यहाँ से बैठे बैठे माप लिए, चंद्रमा तक की दूरी हम लोग बैठे बैठे माप लिए। और मापना तोलना विज्ञान में इतना जरूरी है कि अगर मान करके चलिए कि आप एक रॉकेट बना रहे हैं और किसी चीज की संरचना में, किसी के नाप माप में अगर थोड़ी सी भी अंतर होगी तो हो सकता है कि वो जो प्रयोग है आपका वो सफल ना हो सके। और जीवन में माप तोल का बहुत ही महत्व है। इस विज्ञान तो जो फिजिक्स है माप तोल के बिना तो संभव ही नहीं है। अब शुरुआत में वैज्ञानिकों के सामने या व्यक्तियों के सामने ये समस्या रही होगी कि मापने के का सही पैमाना क्या होगा। तो आइए एक कहानी से समझते हैं कि मापने के लिए सही तरीका क्या हो सकता था। तो एक छोटा सा प्रदेश ये है, इसको प्रदेश ए कह देते हैं हम लोग। और यहाँ पर एक छोटा सा प्रदेश है जिसको हम लोग प्रदेश बी कह देते हैं। यहाँ का राजा है जो बड़ा ही लंबा चौड़ा तगड़ा है, और यहाँ का राजा है जो थोड़ा कद में छोटा है और मतलब छोटे कद का है, और यहाँ का राजा बड़ा ही लंबा चौड़ा है। इस राज्य में जो व्यक्ति एक जो कह सकते हैं कि इंजीनियर थे, उन्होंने कहा कि मापने के लिए सही पैमाना क्या होगा। जैसे हम किसी चीज को मापते हैं तो मापने के लिए जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि हम बोर्ड की लंबाई मापना चाहते हैं, अभी हमारे पास मापने के लिए कोई चीज नहीं है, तो हम कैसे माप लें? उंगली से माप सकते हैं, हाथ से। कि चलिए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 से थोड़ा ज्यादा हुआ। इसको हम लोग तो नॉर्मल भाषा में बीत कह देते हैं, 8 बीत हुआ। लेकिन एनसीईआरटी में इसके लिए एनसीईआरटी में इसके लिए जो अभी हम लोग हाथ से मापे, बीत से मापे, इनके लिए बालिस्त शब्द का प्रयोग किया गया है। हाथ से मापने को हम लोग बालिस्त कहते हैं, हैंड स्पैन, हैंड स्पैन, ठीक है। इसी तरह खेत में आप किसी किसान को अगर देखे होंगे कि अगर आलू प्याज दोनों उगाना है तो उसके लिए क्यारी बनाया जाता है, और क्यारी को कोई फीता से नहीं मापते किसान, बल्कि कदम से ही माप लेते हैं कि 10 कदम में हम 10 कदम के क्यारी में आलू रोप देंगे, 10 कदम में प्याज बो देंगे। तो नापने का पैमाना कुछ भी हो सकता था, लेकिन क्या व्यापारी जो व्यापार कर रहे हैं उनका कपड़ा एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, उनको कैसे मापे? तो सही पैमाना क्या होना चाहिए? हर जगह किसी का बीत जो है लंबा हो सकता है, किसी का बीत छोटा हो सकता है। जैसे अभी हम ही मापे तो ये 8 बीत से थोड़ा ज्यादा हुआ, 8 बालिस्त से थोड़ा ज्यादा हुआ। लेकिन क्या 10 साल का कोई बच्चा अगर मापे तो उनके लिए भी यही पैमाना रहेगा, ये 8 ही बीत रहेगा कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा?
तो उनके लिए ये पैमाना छोटा बड़ा हो जाएगा, छोटा ही होगा 10 साल का कोई बच्चा मापे तो ये छोटा बड़ा हो सकता है, वो आदमी के कद पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए अगर एक राज्य में कोई 10 बीत माप करके ले गया और उसी दूसरे राज्य में ले गया, और वो जहां से गया है प्रदेश ए से गया, यहाँ पर व्यक्ति छोटा है, यहाँ पर प्रदेश बी को मान लेते हैं, यहाँ का एक कोई छोटा व्यक्ति 10 बीत कपड़ा माप करके ले गया और यहाँ पर इसको कहा गया मेरा कपड़ा 10 बीत है, आप हमको एक बीत का 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए दे दीजिए। जबकि यहाँ का कोई लंबा व्यक्ति इसको मापा तो इसको जो है 9 बीत हुआ, तो ये जो है 10 बीत का पैसा क्यों देगा, 10 बालिश का पैसा इसको क्यों मिलना चाहिए। तो मापने में तो हेरा फेरी हो रहा है। और सच मानिए ये घटना सच भी है। यूरोप में एकीकरण की आप इतिहास में पढ़े होंगे, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, इसका एक कारण यह भी माना जाता है, व्यापारियों का जो है एक जगह से दूसरे जगह जो व्यापार करते थे, हर राज्य में एंट्री से पहले उनके जो सामान थे उनको मापा तोला जाता था और उसके हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ता था। कहीं पर उसका माप जो है छोटा होता था, कहीं पर बड़ा होता था, और व्यापारी इस चीज से तंग थे कि एक जगह से सामान लेकर के 10 जगह उसको तोलाना पड़ रहा है, फिर उसको कहीं पर मतलब ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, कहीं पर कम टैक्स देना पड़ रहा है, उसके माप के हिसाब से फिक्स होता था। तो व्यापारी जो है यहाँ से 1000 किलोमीटर जाने के लिए उनको 25 जगह जो है चेकिंग करना पड़ता था। इसीलिए उनको एक बड़े देश की जरूरत अनुभव महसूस हुई कि अगर देश ही बड़ा हो तो एक देश से हमें दूसरे देश तक जाने के लिए कम से कम यहाँ 1000 किलोमीटर चलने के लिए 25 देश से तो नहीं गुजरना पड़ेगा। इसीलिए इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण का एक कारण व्यापारी जो है इसमें विद्रोह को फंडिंग किया और इससे ये विद्रोह जो है ज्यादा हुआ और जो है एकीकरण इसका संभव हो पाया। इटली का, जर्मनी का एकीकरण, भारत का भी एकीकरण हुआ है। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के एकीकरण का जनक कहा जाता है, इसीलिए इनको लौह पुरुष की भी उपाधि दी गई। तो यहाँ पर एक जो है शुरुआत की हम लोग घटना पर चर्चा कर रहे हैं। तो मापन के लिए एक पैमाना जो है सही पैमाना होना चाहिए सभी देशों के लिए, जो कि पूरे देश में जो व्यापारी जो व्यापार करे उनके लिए सुविधा हो, हर व्यक्ति के लिए। आज तो दुनिया के हर देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इन्हें व्यापार करने के लिए सुविधा चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ से कोई सामान ले गया तो वहां पर उनको फिर से नापना तोलना पड़े। तो इसीलिए पैमाना हर जगह का एक जैसा होना चाहिए। तो शुरुआत में ऐसे हुआ कि यहाँ पर क्या किया गया कि एक जो यहाँ इनके मंत्री थे, उन्होंने राजा के मूंछ जो होता है उनके बीच से लेकर के और इनके हाथ तक की दूरी माप ली गई फीता से। इन फीता से मापा और इसको नाम दिया गया 1 गज का। तो इस तरह से इनके पास 1 गज की लंबाई का एक फीता हो गया। लेकिन ठीक है, और इनको 3 भाग में बांटा। मान लीजिए कि ये 1 गज है, तो इनको 3 भाग में बांटा, इस तरह से 3 बराबर भाग में बांटा गया। और इस दूरी को इसने कहा 1 फीट। इस राज ने डिसाइड किया कि चलिए इसको 1 फीट कह देते हैं। कहने का मतलब हुआ कि 1 गज बराबर 3 फीट। 1 गज बराबर 3 फीट। तो इसने मापने के लिए एक कह सकते हैं कि एक बेहतरीन जो है सुविधा जो है इन्होंने जो नियम लागू किए इनके इंजीनियरों ने, इन राजा के इंजीनियर ने। तो 1 गज को इन्होंने कहा 3 फीट। ये डाटा आज भी वैलिड है। आप एग्जाम में अगर पूछे तो ये आज भी वैलिड है। फिर कहा गया कि 220 गज बराबर 1 फरलांग बनाया गया। 220 गज बराबर 1 फरलांग। ये एक डाटा हो गया। और 8 फरलांग बराबर 8 फरलांग बराबर 1 मील। इन्होंने बड़े से मील जो है बहुत बड़ा मतलब आज के समय में 1 मील 1.6 किलोमीटर होता है। जो दौड़ सब होता है बिहार पुलिस का या अन्य जो दौड़ होते हैं, तो वहां पर 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर।
एक मील जो है बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में इतना ही दूरी दौड़ाया जाता है, 1.6 किलोमीटर, जिसे हम लोग 1600 मीटर कहते हैं। तो 1600 मीटर 1 मील की दूरी दौड़ाया जाता है। तो ये राज्य ए ने डिसाइड किया। कोई जो राज्य बी का व्यापारी था वो यहाँ पर आया व्यापार करने के लिए, और इन्होंने यहाँ से ये सीख करके वहां गया। यहाँ से इनको ये जो डाटा है, ये मापने का तरीका इनको अच्छा लगा, और ये यहाँ से लेकर के इनको यहाँ गया। इन्होंने भी सोचा कि 1 गज हमको किसको बनाए, तो इन्होंने भी राजा के मूंछ से लेकर के मूंछ के बीच से हाथ तक की दूरी माप ली। लेकिन इनका राजा तो कद में छोटा था, तो ये जो है गज जो है इनका छोटा पड़ गया। तो यहाँ पर जब ये फिर दूसरी बार यहाँ आएंगे तो फिर से वही घटना होगी इनके साथ कि इनका कपड़ा छोटा पड़ जाएगा, जो कपड़ा माप कर लेंगे इनका कपड़ा छोटा पड़ जाएगा। तो इन सब समस्याओं से शुरुआत में बड़ा ही समस्या उत्पन्न हुआ, और इन समस्याओं को खत्म करने के लिए यह डिसाइड किया गया कि चलिए ठीक है, इन समस्याओं को खत्म करें, एक काम करते हैं कि मात्रक एक ले आते हैं, एक जो है उचित पैमाना लाते हैं। और कहा गया कि फ्रांस में एक विशिष्ट छड़ रखा गया है, विशिष्ट धातु का एक छड़ है, उस छड़ को मापा गया, और उस छड़ को माप करके जो लंबाई हुआ, इस लंबाई को कहा गया 1 मीटर। ठीक है, और ये 1 मीटर की लंबाई पूरी दुनिया में जो है मान लिया गया उस समय में। तो इस तरह चरण दर चरण जो है मापने की जो तरीका है उसमें विकास हुआ, और पूरी दुनिया ने जब माना तो इसको नाम दिया गया, इस मात्रक को नाम दिया गया। और ये जो मात्रक, इसे हम लोग मात्रक कहते हैं। यहाँ पर एक जो आप देख रहे हैं, ये एक परिमाण है, ये एक किसी भी वस्तु का परिमाण है, सॉरी दूरी का ये परिमाण हुआ, और ये एक जो है मात्रक हुआ, इसे हम लोग कहते हैं मात्रक। हर चीजों की जितनी भौतिक राशि है, हर फिजिक्स में जितने टर्म है उन्हें राशि कहा गया, जैसे बल, दूरी, समय, गति, वेग, विस्थापन, इन सबको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। और हर भौतिक राशि का अपना एक मात्रक होता है। तो इन मात्रक में इतनी घटनाओं होने के बाद कहा गया कि इसे जो है एक सिस्टम बनाने की आवश्यकता है जो पूरी दुनिया में एक समान हो। और इस तरह से कॉन्सेप्ट आया SI मात्रक का, इस तरह से कॉन्सेप्ट आया SI मात्रक का। इसका फुल फॉर्म हुआ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो ये जो आप देख रहे हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, हिंदी में इसको कहेंगे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। सॉरी, एक मिनट। इस तरह से कंसेप्ट आया SI मात्रक का, SI मात्रक का, जिसे कहा गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इंटरनेशनल यूनिट हिंदी में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मतलब ऐसा पद्धति जो पूरा दुनिया के लिए एक हो, अंतरराष्ट्रीय हो, मतलब हर देश में वैलिड हो, उस पद्धति को कहा गया SI मात्रक। तो शुरुआत से SI मात्रक के जो मानने के तौर तरीके रहे हैं, 3 बार SI मात्रक में जो है परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले SI मात्रक में जो पद्धति आया उसको कहा गया CGS पद्धति, CGS पद्धति। इस पद्धति के तहत दूरी को सेंटीमीटर में मापा गया, भार को ग्राम में मापा गया, और समय को सेकंड में मापा गया। 3 महत्वपूर्ण मात्रक होते हैं हमारे जीवन में, दूरी,
भार और समय का। तो सबसे पहले इन तीन चीजों के लिए जो पद्धति आई, सीजीएस पद्धति, और ये छोटी दूरियों को मापने के लिए उस समय में उपयोगी था, लेकिन बड़े बड़े दूरियों को मापने के लिए इनके हिसाब से ये नहीं चला, और फिर सुधार करके आया एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, ये पद्धति भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया। इसमें दूरी को फीट में मापा गया, भार को पौंड में मापा गया, और समय को सेकेंड में मापा गया। और लास्ट जो आज के समय में चल रहा है उसे हम लोग कहते हैं एमकेएस पद्धति, जिसमें जो आज भी चल रहा है ये हुआ दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को, भार को केजी में, और समय को सेकेंड में मापते हैं। तो आज की जो एसआई पद्धति है वो एमकेएस पद्धति है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें कि बल का जो एसआई मात्रक है, ये बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ये एसआई मात्रक है किस पद्धति के तहत? तो एमकेएस पद्धति के तहत। जबकि इसी न्यूटन को अगर हम सीजीएस पद्धति में देखें तो इसका मात्रक होता है डाइन। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, जबकि बल का एमकेएस पद्धति के तहत मात्रक न्यूटन होता है। तो ये पद्धति में समय समय पर सुधार होते गए, फिर एमकेएस पद्धति आज वर्तमान समय में यही पद्धति चल रही है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इधर आते हैं और एसआई मात्रक के बारे में जान गए। थोड़े से आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको समझते हैं कि भौतिक राशि, फिजिक्स में जितने टर्म पद होते हैं भौतिक, उन्हें ही हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। इन भौतिक राशि में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दूरी, भार, समय, बार बार हम भार लिख दे रहे हैं। भार का मात्रक न्यूटन होता है, जबकि केजी द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान, समय, वेग, विस्थापन, बल, इन सब को हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। बल, दाब, त्वरण, तो इन सब टर्मों को भौतिक राशि कहा जाता है। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक होता है परिमाण की और दूसरा होता है मात्रक की। परिमाण और मात्रक। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि हम 10 मीटर चल करके आए हैं, तो यहाँ पर 10 जो है परिमाण हो गया और मीटर जो है मात्रक हो गया। ये किसका है? दूरी का। किस भौतिक राशि का? तो दूरी का। अगर हम कहें कि हम 2 केजी प्याज खरीदे हैं, तो यहाँ पर 2 केजी, 2 जो है परिमाण हो गया और केजी यहाँ पर मात्रक हो गया। किसका? तो द्रव्यमान का। अगर हम कहें कि हम 1 घंटा से यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक जो है इनको सेकेंड में कहना उचित होगा, क्योंकि एमकेएस पद्धति के तहत समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं। फिलहाल हम लोग घंटा ही उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक जो है यहाँ पर परिमाण हो गया और यहाँ पर घंटा जो है मात्रक हो गया। किसका? तो समय का। ठीक है। इस तरह से अगर हम कहें कि हम जो अभी आए हैं, हम 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से आए हैं, तो यहाँ पर 20 हमारा परिमाण हो गया, मीटर प्रति सेकंड हमारा मात्रक हो गया। और ये किसका है? ये किन भौतिक राशि का जो है? तो ये है हमारा वेग का या फिर चाल का, मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम लोग परिमाण और हर भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। परिमाण को हम लोग कहते हैं क्वांटिटी, अंग्रेजी में क्वांटिटी, और मात्रक को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट। यूनिट। तो इस तरह से भौतिक राशियों को हम लोग व्यक्त करते हैं। लेकिन जैसे अंग्रेजी में अल्फाबेट होते हैं ABCDEFG करके, उसी तरह फिजिक्स में भी कुछ मात्रक ऐसे हैं जो बेसिक है। कहने का मतलब हमारे हाथ में ये पेन है, इस पेन को कैसे लिखेंगे? तो PEN, PEN।
तो अगर P नहीं होता या E नहीं होता या N नहीं होता तो क्या हम इसको पेन कहते? और पेन शब्द का ही उत्पत्ति नहीं हो पाता अगर P और E और N नहीं होता तो इसी पेन बनने के लिए जिस तरह P की आवश्यकता है, E की आवश्यकता है, N की आवश्यकता है पेन कहने के लिए, इसी तरह भौतिक राशि मात्रकों में कुछ मात्रक ऐसे हैं जो आधारी मात्रक है, जो इन मात्रकों का अल्फाबेट है, जिन्हें हम लोग मूल मात्रक या आधारी मात्रक कहते हैं। तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया मूल मात्रक और दूसरा इसी को हम लोग मूल मात्रक या आधारी मात्रक कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। और दूसरा जो हमें यहां पर देखेंगे यह है व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। तो पहले हम लोग मूल मात्रक पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग व्युत्पन्न मात्रक पर चर्चा करेंगे। तो आगे आते हैं और हम लोग देखते हैं मूल मात्रक को। मूल मात्रक जो है मात्र संख्या में 7 ही है, ठीक है। तो इन्हें हम लोग अगर एक टेबल के माध्यम से देख ले तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इन्हें हम लोग एक भाग कहाँ जा रहा है, ये भाग रहा है, हटाइए इनको, इससे अच्छा ऐसे ही कर लिया जाए। मूल मात्रक, यहां हम लोग दे देते हैं मूल मात्रक, फिर इनके मूल मात्रक, फिर इनके मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक के बाद इनके मात्रक क्या होते हैं, फिर इनकी बीमा हम लोग देखेंगे, बीमाएं, बीमाएं, बीमा को हम लोग डायमेंशन कहते हैं, डायमेंशन। इनको थोड़ा अलग से समझेंगे हम लोग डायमेंशन को, ठीक है। और थोड़ा सा इनको हम लोग एक चीज और जरूरत पड़ेगी कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इतने ही रहने देते हैं, फिर आगे जो है तो इस तरह से हम लोगों का पहला जो है ये पहला होगा एक सेकेंड,
गायब हो गया, कोई बात। मूल मात्रक के नाम, मूल मात्रक के नाम, फिर अगला जो हम लोगों का आएगा नाम, इनके एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, फिर इससे अगला जो हम लोगों का आएगा ये आएगा हम लोगों का इनकी बीमाएं और इनकी उत्पत्ति। एक मिनट। तो 7 मूल मात्रक में मतलब आधारी मूल राशि या आधारी राशि इनके मात्रक होते हैं, तो जिन्हें हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। तो यहाँ पर दूरी जो मूल राशि है इनका ऐसा मात्रक होता है मीटर, दूरी का होता है मीटर, और इनका संकेत होता है छोटका m। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक ऐसा मात्रक किलोग्राम, और इनका देखिएगा कि के छोटका वाला और जी भी छोटका वाला, के जी, ठीक है, दोनों छोटका होगा। समय का सेकेंड, समय का सेकेंड, और एस लिखना है यहाँ पर, जो कि ये भी सारे छोटका में होंगे, मतलब स्मॉल लेटर में। विद्युत धारा का एम्पियर, ये कैपिटल में होगा, विद्युत धारा एम्पियर ये कैपिटल में। तापमान का केल्विन, तापमान का केल्विन, जिसे हम लोग ई होता है बड़का के में, इसीलिए यहाँ पर फर्क होता है, यहाँ छोटका के होता है और यहाँ बड़का के होता है। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, कैंडेला, इसको हम लोग सूचित करते हैं CD से। और पदार्थ का परिमाण का होता है मोल, MOL। अच्छा, यहाँ पर इनका जो बीमा होता है, बीमा का अलग से हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो बीमा का दूरी का जो देखिए लेंथ होता है अंग्रेजी में, तो L इसका कैपिटल L, ये इसका बीमा होता है। द्रव्यमान का मास होता है तो बड़का M, ये इसका बीमा होता है। समय का टाइम होता है तो T, ये बड़का T, ये कैपिटल T जो होता है ये इसका बीमा होता है। एम्पियर का A ही होता है, केल्विन का K, कैंडेला का CD, और मोल का भी मोल ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये इनकी बीमाएं हैं। इनमें से 3 की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अभी तक तो पूछे नहीं गए हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि दूरी किसको, 1 मीटर दूरी किसको कहेंगे। जिस तरह अभी हम लोग समझे कि फ्रांस में जो धातु थी उसको जो है उस समय में 1 मीटर माना गया, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान की तरक्की हुई, धीरे धीरे शुद्धता बढ़ती गई चीजों में, तो अब जो 1 मीटर मापा जाता है वो प्रकाश की चाल के 3 लाखवें भाग को, 1 सेकेंड में जो प्रकाश चलता है उसके 3 लाखवें भाग को हम लोग 1 मीटर कहते हैं। तो ये डिसाइड होता है प्रकाश की चाल C से, दूरी डिसाइड में होता है प्रकाश की चाल C से, ठीक है। द्रव्यमान जो मापा गया है ये मापा गया है प्लैंक कांस्टेंट से, प्लैंक नियतांक, जिसको हम लोग प्लैंक नियतांक, जिसको हम लोग H से दर्शाते हैं। C का मान तो आप लोग को पता है, नहीं है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। H का मान होता है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड।
फिर टाइम जो मापा जाता है, ये सीजियम घड़ी है जिससे मापा जाता है। इसकी जो दोलन होता है इसमें, उसके दोलन से सेकंड को मापा जाता है, सीजियम घड़ी के दोलन से। इसके बाद एम्पियर, तापमान का थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो ये है बोल्टमान कांस्टेंट के से, बोल्टमान नियतांक के से तापमान को जो है निर्धारित किया जाता है। अब कैसे निर्धारित किया जाता है वो सब प्रक्रिया बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें बहुत सारे आंकड़े हैं। उस आंकड़े में हमको आंकड़े के जाल में नहीं फंसना है, लेकिन समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इनको ध्यान में रखिएगा, बशर्ते अभी तक पूछा नहीं गया है एक बार भी, लेकिन हो सकता है कि इनसे पूछ दे, चूंकि एनसीईआरटी एससीईआरटी के डाटे हैं ये सब, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। चलिए, तो ये हुआ मूल मात्रक। अब थोड़ा सा हम बीमा को समझते हैं कि बीमा क्या होता है। तो सबसे पहले आइए बीमा को देखते हैं। बीमा मतलब डायमेंशन, इसको कहते हैं डायमेंशन। तो इसका परिभाषा होता है कि बीमा उस घात को कहते हैं, बीमा उस घात को कहते हैं जिसे भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिनका उपयोग तो जिनका उपयोग भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखें तो जैसे दूरी का बीमा हो गया m, और दूरी का l हो गया। इसके बाद यहाँ पर बीमा जो है, अच्छा, इसका उपयोग हम लोग व्युत्पन्न राशि में इनका उपयोग देखते हुए चलेंगे कि कैसे इनका उपयोग हो रहा है। आगे देखिए, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं व्युत्पन्न राशि का। यहाँ हम लोग और डिटेल में बीमा को समझते चलेंगे। तो अब है व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी। जो आधारी राशि से व्यक्त किया जाता हो उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे पेन अंग्रेजी अल्फाबेट के लिए P जो है ये आधारी हो गया, जबकि पेन ये एक व्युत्पन्न हो गया। चूंकि ये PEN से बना है, तो P और E और N को हम लोग मूल शब्द कह सकते हैं, मूल अक्षर हो गया, और पेन व्युत्पन्न अक्षर हो गया। तो इसी तरह फिजिक्स में यहाँ पर आएंगे तो व्युत्पन्न राशि उनको कहते हैं, व्युत्पन्न राशि उनको कहेंगे जो भौतिक राशियों से व्यक्त किया जाता है। जैसे क्यों हो रहा है, एक मिनट, ठीक है। तो ठीक, व्युत्पन्न राशि तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे ये आपको इनको निकालने के लिए आपको इनका फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, तभी आप निकाल पाइएगा।
तो इनका व्युत्पन्न राशि के हम लोग मात्रक निकालना सीख लेते हैं, उनका बीमा निकालना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं, पहला हम लोग शुरुआत करते हैं चाल से। चाल बराबर होता है, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। तो यहाँ पर दूरी भी आधारी मात्रक है और समय भी आधारी मात्रक है। तो अगर यहाँ पर देखें तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन इसका बीमा अगर हम देखें तो इनका बीमा होगा, इनका बीमा, मीटर का बीमा होता है, मीटर का बीमा L होता है, मीटर का बीमा एक सेकेंड। तो यहाँ पर जैसे मीटर का हम लोग बीमा देखे थे, मीटर का बीमा, मीटर को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, मतलब दूरी को कहते हैं लेंथ। तो इसका बीमा होगा L और सेकेंड का होगा T। तो इसको हम लोग घात में, बीमा को हम लोग घात में व्यक्त करते हैं। तो L का तो घात हो गया 1 और T को जब हम ऊपर ले जाएंगे, तो किसी भी चीज को जब हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर ले जाने के लिए पावर इसका हो जाएगा -1। तो 1 पावर को तो नहीं लिखा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं L T इनवर्स, L T इनवर्स, L T के पावर -1। फिर अगला अगर राशि देखेंगे तो जैसे हम लोग त्वरण का देख लेते हैं। दूसरा है त्वरण। त्वरण का जो परिभाषा होता, फॉर्मूला होता है, ये होता है वेग बटा समय। तो चाल और वेग का जो मात्रक होता है ये सेम होता है, चाल और वेग का मात्रक सेम होगा। तो वेग का अभी तो हम लोग निकाले, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। और देखिए यहाँ पर वेग के नीचे वाला जो बट्टा है वो मेन बट्टा है, तो मेन बट्टा को थोड़ा सा हम लोग बड़ा लिखते हैं। और समय का मात्रक हो गया सेकेंड। तो 4 बट्टा वाला जो होता है, ये इसको सोल्व करने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं A बट्टा बी, मेन बट्टा अगर ये है C बट्टा डी, तो इसको सोल्व करने के लिए ऊपर वाला को एज इट इज ऐसे ही लिखिए, A बट्टा बी, मेन बट्टा के बदला में गुना लिखिए, क्योंकि भाग का नियम हम लोग पढ़ते हैं, पहले भाग को हम लोग गुना में बदलते हैं। गुना करने के बाद जो अगला राशि होता है वो पलट जाता है, गुना करने के बाद अगला राशि हम लोगों का पलट जाता है। तो एक सेकंड, हम लोग त्वरण पर थे। तो त्वरण का मात्रक, त्वरण का फॉर्मूला हो गया वेग बटा समय। वेग का मात्रक अभी हम लोग निकाले मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मेन बटा फिर से सेकेंड। इसको तोड़ने के लिए हम लोग ऐसे सीख रहे थे, A बटा बी, अगर ये मेन बटा है और C बटा डी, तो पहले A बटा बी को ऊपर वाला भाग को एज इट इज लिखना है, भाग को फिर गुना में बदलना है और नीचे वाला को पलट दीजिए। अगर C बटा डी है तो हमको लिखना है D बटा C, ठीक है। तो इस तरह हो गया AD बटा BC, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 4 तो है नहीं, तो इसको 4 कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर में भी 2, नीचे में भी 2। तो इसको सेम लिखने के लिए देखिए ऊपर वाला एज इट इज लिखना है मीटर प्रति सेकेंड, मेन बटा के बदला में गुना, और ये पलट जाएगा S बटा 1, 1 बटा S हो जाएगा। तो इसका हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका हमको बीमा लिखना हो तो बीमा लिखने के लिए यहां पर देखिए हम लोग को लिखना पड़ेगा, मीटर का बीमा होता है L, मीटर का बीमा L, और S का बीमा समय, सेकेंड का बीमा होता है T, T के पावर 2। तो L तो ऐसे ही लिखाएगा, लेकिन T जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा LT इनवर्स 2, LT इनवर्स 2, इसको ऐसे लिखेंगे। एक और निकाल कर देखते हैं, एक हम लोग निकालते हैं बल का। बल बराबर होता है,
हम लोग पढ़े हैं बल न्यूटन का दूसरा नियम, सॉरी अभी तो हम लोग गति नहीं पढ़े, गति जब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये होता है F बराबर ma। तो आगे हम लोग देखेंगे इस फॉर्मूला को, फिलहाल हम लोग निकालना सीख रहे हैं F बराबर m इंटू ये फॉर्मूला न्यूटन का दूसरा गति नियम है। तो यहाँ पर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है kg, तो चलिए kg तो हमको पता है, और त्वरण का मात्रक अभी हम लोग निकाले मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं, इसी को कहते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा जाता है। ठीक है, अब इसका बीमा लिखते हैं हम लोग। बीमा लिखने के लिए kg के बदले kg का जो बीमा होता है वो होता है m। हम लोग वहां देखे थे kg का बीमा m होता है, जैसे खैर तो kg का बीमा होता है m, और मीटर का बीमा होता है l, और नीचे में हो गया t के पावर 2, समय का होता है t, समय को टाइम कहते हैं, टाइम का t होता है। m हो गया दूरी का, दूरी को लेंथ कहते हैं, तो लेंथ का l हो गया। kg होता है द्रव्यमान का, द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं, तो मास का पहला लेटर इसका बीमा हो गया। तो इसको देखिए ml तो ऊपर में ही है, और एक पावर को हम लोग लिखते नहीं है, तो ml t इनवर्स 2, टी इनवर्स 2। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको बीमा में mlt तीनों ही चीज मिलता है, लेकिन यहां पर तो m है ही नहीं। तो ऑप्शन में आपको देखिए इसको ऐसे लिखेंगे कि देखिए ये तीनों तो यहाँ पर गुना में है, m गुने l गुने टी इनवर्स 2, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। तो जब आपको एग्जाम में m नहीं होता है ना, तो इसके बदले क्या कर दिया जाता है कि m के पावर हम लोग कर देते हैं 0, l टी इनवर्स 2, और आप जानते हैं कि किसी भी पावर का 0 1 होता है, तो 1 गुने एल टी इनवर्स 2, बस तो एल टी इनवर्स 2 ही गया। तो जब m नहीं हो या कोई राशि अगर नहीं हो तो उसके बदले में हम उसके पावर में 0 लिख देते हैं। बीमा हमेशा आपको एम एल टी के फॉर्म में मिलेगा। अगर m यहाँ पर नहीं था तो m के बदले हम 0 लिख दिए, यहाँ पर एम एल टी तीनों है, तो हम जो है अगर आपको जैसे दूरी का बीमा कहे, तो दूरी का जब हम बात करते हैं तो दूरी का तो बीमा हमको पता है कि l होता है, लेकिन यहाँ पर mt तो है ही नहीं। तो mt अगर नहीं है तो हम पहले m लिखेंगे, इसके पावर 0 देंगे, फिर l लिखेंगे और फिर t के पावर 0 देंगे, और यहाँ पर mt दोनों तो एक कहलाएगा, बच जाएगा l, जब इन तीनों में एक से गुना करेंगे एक ही बचेगा यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर दूरी का बीमा हो जाएगा m0 l t0। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूरी का बीमा होगा। तो जहां पर MLT हमेशा तीनों ही लिखा जाता है, लेकिन जब नहीं हो तो उसके बदले में पावर हम लोग 0 चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से इस ये बीमा को लिखा जाता है। एक और लास्ट निकाल कर हम लोग देख लेते हैं, फिर जो है इसको लास्ट करेंगे। अगला है दाब। दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है, बल का अभी हम लोग मात्रक निकाले तो ये होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ तो ये बटा उसका है, लेकिन बल के नीचे जो बटा है ये ना मेन बटा हुआ यहाँ पर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर नीचे में तो एक ही बच गया, तो हम एक लगा देते हैं। अब फिर से लिखिए इसको, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना 1/मीटर स्क्वायर, 1/मीटर स्क्वायर, नीचे वाला को पलट देंगे तो 1/मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा तो 1 मीटर से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसके पावर 1 है, इसका 2 है, तो 1 हट जाएगा तो बच जाएगा 1। तो इसलिए हम लोग पावर को काट देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बच जाएगा, ऊपर से मीटर तो पूरा खत्म हो गया, बच गया kg, नीचे में 1 मीटर और सेकेंड। ठीक है, तो kg बटा मीटर सेकेंड, इसी को हम लोग कहते हैं, सॉरी मीटर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर एस तो कटा थोड़े ना है, तो यहाँ पर सॉरी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं। पास्कल किसको कहते हैं? kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल कहते हैं। तो जब अब इसका मात्रक जब हमको बीमा लिखना हो तो kg का बीमा होता है, ये हो गया मास, तो मास का होता है m, मीटर हो गया लेंथ का, तो लेंथ का होता है l, दूरी का l, s होता है समय का, समय को कहते हैं टाइम, तो t के पावर 2।
अब इसका बीमा कैसे लिखा जाएगा, एक लाइन में इसको लिखना है, तो m ऊपर में है ही, l ऊपर जाएगा तो इसके पावर में आएगा -1 और t ऊपर जाएगा तो इसके पावर में आएगा -2। जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर में माइनस चढ़ा देते हैं, बस यही होता है। तो m l इनवर्स t इनवर्स 2, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग मात्रक और बीमा निकालना सीखे हर चीज का। और बीमा एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आपको 1-2 बीमा तो निकालने के लिए पूछ ही देता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है आसानी से आप निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको निकालने में। फिर अगर कुछ अब बच गया, हम लोग इस चैप्टर के लास्ट कगार पर है, थोड़ा सा चर्चा ये बच गया है कि कुछ चीजों को बदलने के लिए कुछ संकेतक होते हैं, कुछ संकेतक पर हम लोग चर्चा करें अगर, तो 2 प्रकार के संकेतक होते हैं। संकेतक को देख लीजिए पहले। बड़े बड़े दूरी को मापने के लिए इनका जो है संकेतक का, बहुत बड़े और बहुत छोटे दूरी को जब मापना हो तब हम लोग जो है संकेतक का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मिली, ये छोटी दूरी को मापने के लिए मिली, माइक्रो, नैनो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। तो मिली को हम लोग कहते हैं 10 के पावर -3, माइक्रो को कहते हैं 10 के पावर -6, नैनो को कहते हैं 10 के पावर -9, पिको को कहते हैं 10 के पावर -12, फेम्टो को कहते हैं, फेम्टो 10 के पावर -15, एटो होता है 10 के पावर -18। तो इस तरह से ये 3 जो है निगेटिव में हुए, और सॉरी 6 निगेटिव में और 6 होंगे पॉजिटिव में। किलो, मेगा, किलो, मेगा, गीगा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, टेरा, पेटा, एक्सा। किलो होता है 10 के पावर 3, यहाँ पर निगेटिव नहीं रखना है, सब पॉजिटिव में। 10 के पावर, मेगा होता है 10 के पावर 6, गीगा 10 के पावर 9, टेरा 10 के पावर 12, पेटा 10 के पावर 15 और एक्सा 10 के पावर 18। कहने का मतलब जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। तो इतनी दूरी जो है कहने में, जैसे प्रकाश का वेग हम लोग कहते हैं 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर इसी को हम लोग को कहना हो तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 जीरो यहाँ लिखते हैं और 6 जीरो यहाँ लिख देते हैं, 3 6 जीरो, ठीक है। 10 का पावर 6 का मतलब होता है मेगा, तो ये होगा 300 मेगा मीटर पर सेकेंड, 300 मेगा मीटर पर सेकेंड। मतलब 10 के पावर 6 के बदला में हम मेगा लिखते हैं, इसलिए 10 के पावर 6 का संकेत हुआ मेगा, ठीक है। तो इसी तरह जब बड़ी बड़ी बहुत सारे जीरो हो तो यहाँ पर ये सब वर्ड यूज किए जाते हैं। 10 के पावर 18 लिखा है तो उनके बदले में 18 जीरो लिखने से बढ़िया है या काउंट करने से बढ़िया है तो उनको हम लोग कह दे 10 के पावर मतलब एक्सा कह दे, ठीक है। जब 1 अरब रुपया है, बहुत ही जीरो लिखना है, तो वहां पर हम एक्सा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह दूरियों में या मतलब फिजिक्स में इन सब की जो है बहुत ज्यादा उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी दूरियां होती है, बहुत वजन भी आजकल बहुत ज्यादा वजन का सामान सब है। जैसे सूर्य का वजन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो इन सब शब्दों का वहां पर प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मैं अभी मेगाबाइट आपको किलो में मतलब केबी, आपका मोबाइल में केबी में स्पीड देता है मतलब किलोबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट, जी फॉर गीगाबाइट, टी फॉर टेराबाइट, टीबी जो होता है टेराबाइट होता है, पेटाबाइट भी अब आएगा और आता भी है पेटाबाइट, पीबी आएगा कुछ दिन में। अच्छा, इसका जो संकेतक होता है, ये संकेतक इसका बड़का के, मेगा का बड़का एम, यहाँ पर सब बड़का लिखना है, गीगा का बड़का जी, टेरा का बड़का टी, पेटा का बड़का पी और एक्सा का बड़का ए। यहाँ पर मिली में हम लोग
छोटका m लिखते हैं। छोटका m का मतलब मिली। मैक्रो को थोड़ा सा अलग संकेतक होता है, ये होता है मैक्रो का संकेतक, इसको हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो। एक वो लकीर देना है, इसमें यू लिख देना है, ये मैक्रो होता है। नैनो को छोटका n से, पिको को छोटका p से, फेम्टो को छोटका f से, और एटो को छोटका a से। यहाँ पर जैसे फेम्टो एक परमाणु का, सॉरी, नाभिक का जो आकार होता है एक फेम्टोमीटर के बराबर होता है। एक और संकेतक थोड़ा सा देख लीजिए, हम लोग 10 के पावर -10 को कहते हैं एंगस्ट्रम। 10 के पावर -10 को, ये थोड़ा सा मतलब इन सीरीज से हट करके है, इनको हम लोग कहते हैं एंगस्ट्रम, और इसको एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम। और इनका जो संकेतक होता है, ये संकेतक कुछ इस प्रकार होता है कि देखिएगा, ये ए लिखिएगा, ए के ऊपर एगो डिग्री लिख देना है, ये होता है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को ए के ऊपर में एगो बिंदा देते, मतलब गोला लिखना है छोटा सा, उसको हम लोग कहते हैं एंगस्ट्रम। और एंगस्ट्रम कहते हैं 10 के पावर -10 को। जैसे परमाणु का आकार 1 एंगस्ट्रम होता है, तो परमाणु का आकार 1 एंगस्ट्रम कहने का मतलब कितना हुआ? 10 के पावर -10 मीटर। 10 के पावर -10 मीटर ये परमाणु का आकार होता है। जबकि अगर नाभिक का आकार कहिएगा तो नाभिक का आकार होता है 1 फेम्टोमीटर। नाभिक का आकार, नाभिक का आकार जो होता है 10 के पावर -15 मीटर। नाभिक का आकार 10 के पावर -15 मीटर, जिसे हम लोग कहते हैं 1 फेम्टोमीटर। नाभिक का आकार होता है 1 फेम्टोमीटर के बराबर। तो 1 FM लिखते हैं, तो चूंकि ये नाभिक के आकार के बराबर है। कुछ अब कन्वर्जन होते हैं, एक कन्वर्जन पर ध्यान दीजिएगा। तो कन्वर्जन को देख लीजिए, इसको कहते हैं कन्वर्जन, मतलब एक चीज को दूसरे चीज में बदलना। कन्वर्जन, ये एक सीढ़ी है, इनको एक से दूसरे में बदलने के लिए उसका उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मिली, मिली, इसके बाद होगा सेंटी, इसके बाद डेसी मीटर, डेसी के बाद मीटर, डेका, हेक्टो, डेका के बाद हेक्टो, किलोमीटर, लास्ट किलोमीटर। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो भाग 10 करेंगे, तो हम भाग 10 करेंगे, भाग, यहां पर हमको करना है भाग। और जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम करेंगे गुना, तो हम करेंगे गुना, गुना 10। एक सीढ़ी के लिए हम कर रहे हैं। जैसे हमको 1 मिलीमीटर को बदलना है 1 मिलीमीटर, देखिए मिली को हम लोग m, छोटका m कहते हैं, अब मीटर तो छोटका m होता ही है, तो इसलिए mm लिखते हैं। तो 1 mm को बदलना है हमको डेसी में, पहले सेंटी में बदलते हैं। 1 mm को बदलना है सेंटीमीटर में। 1 mm बराबर कितने सेंटीमीटर? तो देखिए हम ऊपर आ रहे हैं या नीचे, तो हमको आना है मिली से सेंटी पर, मिली से आएंगे सेंटी पर। हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे आने पर भाग लगेगा, तो 1 तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और भाग देंगे, कितने सीढ़ी आए? तो मात्र 1, मिली से सेंटी पर, तो 1/10, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर।
अगर हमको 1 सेंटीमीटर को बदलना हो, सेंटीमीटर को हमको बदलना है डेसीमीटर में, सेंटीमीटर को बदले डेसीमीटर में, डेसीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर से आना है डेसीमीटर पर, तो सेंटी और एक ही सीधी नीचे उतर रहे हैं, नीचे का मतलब भाग देना है, तो 1/10, 0.1 डेसीमीटर, 0.1 डेसीमीटर, इसका हो जाएगा 0.1 डेसीमीटर। इसी तरह अगर हमको बदलना हो कि हम बदलेंगे, डेका को बदलते हैं सेंटी में, 1 डेकामीटर को आप बदले सेंटीमीटर में, आप 1 को नहीं बदले, आप 15 को बदले, चूंकि 1 वाला बोते हो गया तो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा, आप इसको बदले सेंटीमीटर में, चलिए 15 है यहाँ पर, तो 15 के बदले में 15 लिखेंगे, यहाँ पर 1 था इसीलिए हम ऊपर में 1 लिखे, अगर यहाँ पर 5 होता तो हम 5 लिखते यहाँ पर, तो जो यहाँ पर है उसको लिखिए पहले, तो 15 है 15 लिखे। अब हम देखते हैं कि ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, तो पहले शुरुआत कहाँ से हुआ है, डेका से, और डेका से हम कहाँ तक आए हैं, सेंटी पर, मतलब ऊपर जा रहे हैं, डेका से सेंटी पर ऊपर जा रहे हैं, गुना करेंगे। अब कितना गुना करेंगे, तो देखिए डेका से शुरू कीजिए, 1 मीटर पर आए, फिर 2 डेसी पर आए, और फिर 3 सेंटी पर आए, 3 जीरो से गुना करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 गुने 3 जीरो, मतलब 15,000 सेंटीमीटर, 15,000 सेंटीमीटर। अच्छा, आप 1 किलोमीटर को मीटर में बदले, 1 नहीं 7 किलोमीटर को आप मीटर में बदले, आप मीटर में बदले, तो आप किलोमीटर से आ रहे हैं मीटर पर, मतलब किलोमीटर से शुरू किए और आए मीटर, मतलब ऊपर आ रहे हैं। अब यहाँ पर गुना करें, कितना से गुना करें, तो कितना सीधी आ रहे हैं, तो किलो से शुरू करें, किलो से 1 हेक्टो, 2 डेका और 3 मीटर, तो 3 जीरो से आपको गुना करना है, तो पहले तो 7 यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर 3 जीरो डालें, तो यहाँ पर हो जाएगा 7,000 मीटर। जब किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1,000 से गुना करते हैं, ये नियम यहाँ से आया है। अगर आप यहाँ इसको मतलब कंसेप्ट क्लियर रखे हैं तो आप किसी को भी किसी में बदल सकते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप बदल ही लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो कन्वर्जन होने के बाद अब थोड़ा सा ये बच गया है कि किसमें किसका उपयोग, सॉरी बदले में, जैसे बहुत सारे को बदलना होता है, तो 3-4 तो हम देख ही लिए, अब कुछ बच गए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको अब पॉइंट ही है जो कि सिर्फ आपको रटना है, उनको लिखते चले। देखिए कि जैसे गज का दूरी में हम लोग कर लिए, अब जैसे फीट भी हो गया है, गज का फीट में, तो 1 फीट 12 इंच होता है, 1 फीट बराबर 12 इंच, 1 फीट बराबर 12 इंच। एक फीट बराबर 12 इंच, एक तो ये हो गया। एक इंच बराबर 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। फिर 1 फीट बराबर सेंटीमीटर में अगर हम बदले तो ये होता है 30.48 सेंटीमीटर। अब इससे मीटर में भी आप बदल सकते हैं, इनको सेंटीमीटर में बदले फिर मीटर में बदल लीजिए आप। ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। अभी हम लोग देखें कि 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर, 1 किलोमीटर होता है 1,000 मीटर। बड़ा कीड़ी जो है आज बड़ा ही परेशान कर रहा है,
इसी वजह से इतनी समस्याएं आ रही है थोड़ा बहुत। कल से इसको देखा जाएगा इस पर। तो 1 किलोमीटर हो गया। 1 लीटर, 1 लीटर अगर देखें तो ये होता है 1 मीटर क्यूब के बराबर। मतलब 1 मीटर लंबा हो, 1 मीटर चौड़ा हो और 1 मीटर ऊंचा हो। ये ऐसे बर्तन में अगर हम किसी वस्तु को रखें, किसी पानी को रखें, तो ये होगा आपको क्या करें कि 1 लीटर के बराबर होगा। ठीक है। इसके बाद ठीक है, छोटे मोटे यहाँ पर हो ही गया। अब हम लोग तापमान को बदल करके देखते हैं। तो तापमान बदलने का ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तापमान कन्वर्जन। तो तापमान के 3 मात्रक हैं। तापमान के 3 मात्रक, जिसमें से पहला मात्रक है केल्विन, दूसरा है डिग्री सेल्सियस और तीसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट। सबसे छोटा मात्रक है केल्विन और सबसे बड़ा मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं परम शून्य तापमान, और ये होता है 0 केल्विन। वैसा तापमान जिससे नीचे का तापमान पूरी दुनिया में संभव ना हो, उसे हम लोग कहते हैं परम शून्य तापमान। और परम शून्य तापमान होता है 0 केल्विन। अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में बदले तो डिग्री सेल्सियस में होगा -273 डिग्री सेल्सियस। ये होता है परम शून्य तापमान। ठीक है। और हम इनको फ़ारेनहाइट में भी निकालना सिखाते हैं अभी। तो ये परम शून्य तापमान वाला कंसेप्ट आप याद रखें। सबसे छोटा केल्विन, सबसे बड़ा डिग्री सेल्सियस और परम शून्य तापमान 0 केल्विन। 0 केल्विन से नीचे तापमान संभव नहीं है, इसीलिए केल्विन का निगेटिव मान संभव नहीं है। केल्विन का निगेटिव मान, नकारात्मक मान संभव नहीं है। जैसे यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में हम माइनस लिखे हैं, तो डिग्री सेल्सियस माइनस में होगा, पर केल्विन का निगेटिव मान संभव नहीं है। केल्विन मात्रक ऐसा है जो निगेटिव में कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है। इसके बाद इनके कन्वर्जन के दो फॉर्मूले हैं। दोनों फॉर्मूले से आपको कन्वर्जन के नियम तो पता चल जाएंगे। तो T डिग्री सेल्सियस बराबर होता है T प्लस 273 और होल का बंद कर दीजिए, और ये होता है केल्विन। अब इनको बदलना है, तो बदलने के लिए हम यूज करेंगे एक, जैसे अगर हमको 25 डिग्री सेल्सियस को बदलना है केल्विन में, तो 25 डिग्री मतलब टी के जगह हम 25 लिखे हैं, तो यहाँ पर होगा टी के जगह हम लिखेंगे 25 प्लस 273 केल्विन, ये होल का केल्विन। तो ये हो जाएगा 5 3 8 7 2 9 298 केल्विन। ये होगा एक। तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है टी केल्विन बराबर T माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। ये केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदले तो ये होता है। तो जैसे आप अगर 0 केल्विन को बदल रहे हैं, तो T के जगह आपने लिखा 0 माइनस 2 से 73, तो ये होगा डिग्री सेल्सियस। तो 0 केल्विन बराबर अगर डिग्री सेल्सियस में बदले तो -273 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी तरह आप अन्य को भी बदल सकते हैं, चाहे कोई भी मान आए आप बदल सकते हैं। जैसे आप अगर 10 केल्विन को अगर आप बदल रहे हैं, तो 10 केल्विन, तो T के जगह आपने लिखा है 10, तो यहाँ पर भी T के जगह आप लिखे 10 माइनस 273 और होल को बंद कीजिए डिग्री सेल्सियस। तो 10 केल्विन बराबर कितने हो जाएंगे, तो आप इनको घटाइए। 273 में से 10 घटेंगे तो यहाँ तो ये बड़ी संख्या है, तो माइनस आएंगे 263 डिग्री सेल्सियस, ये आएंगे आपको। 10 केल्विन बराबर -263 डिग्री सेल्सियस। आगे आप देखें तो एक और फॉर्मूला इनका बच गया है, जो कि हम लोग इन दोनों के बीच तो संबंध देख लिए, केल्विन और सेल्सियस के बीच। अब सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बीच में संबंध होता है F-32/9 बराबर C/5। इनमें 2 डाटा इंपोर्टेंट है, जो कि आपको याद भी होने चाहिए, और हम बदलने का तरीका भी सिखा रहे हैं। जैसे हमको कमरा का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, C बराबर 37 डिग्री सेल्सियस, ये कमरा का तापमान है। इनको हम फ़ारेनहाइट में बदल करके देखें तो देखिए कैसे बदले। तो C के जगह हमको लिखना है 37, क्योंकि C का मान हमको 37 आया है। तो F-32/9, C के जगह हमने लिखा 37/5। ठीक है। आगे जब हम थोड़ा सा बढ़े, तो
5 से इनको गुना करें तो 5f माइनस 32 पंचे 160, 32 पंचे 160, और ये 5 से इधर गुना किए, और 9 जो यहाँ लिखा है तो यहाँ पर 37 लिखा है, तो 37 को इधर गुना कीजिए, तो 9 को 37 9 में 9 सते 63, 6 बचा, 9 तिया 27 और 6 33, 27 6 33 हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 333। ठीक है, 160 को इस साइड भेजे तो प्लस में आ जाएगा, तो 5f बराबर 333 प्लस 160, 333 प्लस 160 ही साइड चल जाएगा, 160। 5f बराबर हमें यहाँ मिल रहा है, 5f बराबर 3 6 3 9 और 3 1 4, तो f बराबर 493 बटे 5, f बराबर 493 बटे 5। अभी f माइनस 32 बटे 9 बराबर c बटे 5, ये फॉर्मूला था, हम बदल रहे थे 37 डिग्री सेल्सियस को। C बराबर मान है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। इसे क्यों बड़ा ही तो 37 डिग्री सेल्सियस को बदल रहे हैं, तो f माइनस 32 बटे 9 बराबर c के जगह 37 बटे 5, तो यहाँ पर 5f माइनस 32 पंचे हो गया 160 बराबर 37 में हमें आया था 333। अब यहाँ पर 333 के जगह 333 के जगह हमें 5f बराबर लिखना है 333 प्लस 160। 5f बराबर आ गया 493, 493, f बराबर 493 बटा 5। इसको अगर भाग दीजिएगा 9 पंच 45, बचेगा 4 पर 3 8 पंचे 40.6, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब कहने का मतलब जब आपको तबीयत खराब हो तो हम थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट में ही मापा जाता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको इतना से 98.6 से ज्यादा है तो बुखार है, इससे कम है तो बुखार नहीं है, इस तरह से हम लोग मापते हैं। एक और मान जो इम्पोर्टेंट है वो है C बराबर -40 डिग्री सेल्सियस, या f बराबर, चूंकि C और f दोनों पर ही ये मान बराबर होता है, तो आप C नहीं इसको f पर लेकर के बदलते हैं। तो चूंकि एक बार C पर बदल चुके हैं, एक बार f पर बदल करके देखते हैं। तो फॉर्मूला है f माइनस 32 बटे 9 बराबर C बटे 5। तो f का मान आपको लेना है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट लेना है। तो -40 माइनस 32 बटे 9 बराबर C बटे 5। f के जगह हमने -40 लिखा है, तो -40 और -30 दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, 72 बटे 9 बराबर C बटे 5। 9 8 72, तो -8 बराबर C बटे 5, तो C का मान आ गया -40, और ये होगा C का मान डिग्री सेल्सियस में हम लोग लिखते हैं। तो F का मान भी -40 था, C का मान भी -40। तो पूछता है कि किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, तो वो होते हैं -40 पर। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से हम लोग का ये टॉपिक खत्म होता है, मापन। और मापन में अच्छा 2 और बात इंपॉर्टेंट रह गया है, थोड़ा सा उसको समझ ले, फिर हम लोग इसको खत्म करेंगे। एक होता है वर्नियर कैलिपर और दूसरा होता है स्क्रू गेज। बस वर्नियर कैलिपर, ये दोनों ही मशीन है और ये दोनों ही हम लोग मापते हैं इससे लंबाई को, वर्नियर कैलिपर से, और दूसरा है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, देखिए जब आप किसी भी चीज को स्केल से मापते हैं
तो स्केल कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 लिखा होता है, फिर यहाँ पर 4 छोटी छोटी लाइन, पहला फिर चौथा बड़ा होता है थोड़ा सा, इससे तो छोटा, लेकिन फिर से 4, 1 2 3 4, अब यहाँ पर 1 लिखा मिलेगा, फिर 1 2 3 4, फिर छोटा सा लाइन 1 2 3 4, फिर बड़ा सा लाइन, इस पर 2 लिखा मिलेगा। अब कहने का मतलब ये सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, तो इस तरह से सेंटीमीटर हुआ। और फिर सेंटीमीटर का 10वां भाग मिलीमीटर होता है, तो इसी तरह यहाँ पर ये जो दूरी है, ये दूरी 1 मिलीमीटर है, हर एक छोटका लाइन के बीच में 1 मिलीमीटर की दूरी है। तो जब आप किसी वस्तु को, जैसे इस पेन को अगर हम माप रहे हैं, तो हम यहाँ से रखेंगे और ये आया, कहने का मतलब यहाँ तक आ रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ तक आ रहा है, तो हम इस पेन की लंबाई हम कह सकते हैं 1.1 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर। और या अगर हम इसको मिलीमीटर में कहें तो ये होगा 110 मिलीमीटर, सॉरी 11 मिलीमीटर, 11 मिलीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर या 11 मिलीमीटर कहेंगे। लेकिन ये जो स्केल है, ये 1.15 सेंटीमीटर को नहीं माप सकता है, ये 1.1 को माप सकता है, 1.2 को माप सकता है, 1.3 को माप सकता है, 1.1 1.2 सॉरी यहाँ पर 1.1 1.2 1.3 1.4 है। लेकिन 1 और 2 के बीच में अगर यहाँ कहीं कोई वस्तु है, इस जगह पर कोई वस्तु है, तो उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट तो ये नहीं दे रहा है कि कितनी लंबाई है इसकी, एग्जैक्ट मेजरमेंट कौन देगा? तो फिर यहाँ पर आता है, इससे छोटी चीजों को मापने के लिए हमें काम आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर 1 mm से छोटी चीजों को मापने में सक्षम है, और मतलब 1 mm हो गया 0.1 सेंटीमीटर, लेकिन ये 0.1 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर से 0.01 मिलीमीटर तक की चीजों को मापने में ये सक्षम है, मापने में सक्षम वर्नियर कैलिपर। लेकिन ये इससे छोटी चीजों को मापने में सक्षम नहीं है। तब काम आता है स्क्रू गेज का। ये 0.01 से छोटी चीजों को सॉरी मीटर नहीं mm, यहां पर भी mm, तो ये इनसे छोटी चीजों को और ये इनसे भी छोटी चीजों को मापने में सक्षम है, 0.1 mm से छोटी, और ये दशमलव के 5-6 अंक तक mm से मतलब मिलीमीटर से छोटी चीजों को मापने में, छोटी लंबाई को मापने में सक्षम, लंबाई को मापने में सक्षम। अब इनको अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आप इनको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो बस 2 ही मशीन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बस 2 नाम याद रखना है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर जो है 0.1 mm से 0.01 mm को मापने में सक्षम है, इतनी लंबाई की वस्तुओं को। स्क्रू गेज उनसे भी छोटी लंबाई के और दशमलव के यहाँ पर 6 अंक तक 0.00001 लंबाई तक ये मापने में सक्षम है। तो ये 2 मशीन है जिनका मापने में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आज का टॉपिक जो है, आज का चर्चा हम लोग समाप्त कर रहे हैं। तो अब जो है अगले चैप्टर में हम लोग, अगले चैप्टर में कल जो है, अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग गति का जो है शुभारंभ करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।